नमस्ते, सदावत सलेम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय सेना के BMP-2 इन्फेंट्री व्हीकल्स को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय सेना में ये जो सोवियत युग के BMP-2 है, अब इनके लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है कि भाई इनको अपग्रेड किया जाना है और इन BMP-2 वाहनों में सी थ्रू आर्मर और पैनोरामिक कमांडर साइट पहली बार लगाई जाएगी, जिसे कि भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियां तैयार करेंगी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि BMP-2 जो इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स हैं, इन्हें लाइसेंस के तहत भारत में बनाया जाता है और करीबन 2000 BMP-2 को ऑपरेट करती है भारतीय सेना। हालांकि BMP-2 की भूमिका को यूक्रेन युद्ध में भी देखा गया, लेकिन भारत का BMP-2 लगातार बूढ़ा होता जा रहा है। इसकी मारक क्षमता भी अब कम हो चुकी है और ये आज के सिनेरियो में लंबे समय तक मैदान में नहीं टिक सकता। एक और प्रॉब्लम BMP-2 वाहनों के साथ ये है कि ये रात के समय युद्ध नहीं कर सकते। ऐसे में इस समस्या को दूर करने के लिए भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनियां न केवल इन्हें रात में लड़ने के लिए दुरुस्त करेंगी, बल्कि 360 डिग्री का कवरेज देने में भी सक्षम बनाएंगी। दरअसल भारत ने सी थ्रू कवच को तैयार कर लिया है और इसे 3 अलग अलग कंपनियों के द्वारा भारतीय सेना की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है, ताकि ये भारतीय माहौल के हिसाब से अपना काम कर सके। और ये नहीं, इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत कम से कम 800 BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल्स में सबसे बड़ा जो तकनीकी अपग्रेड करेगा वो है इनमें एंटी आर्मर लॉइटरिंग म्यूनिशन को लगाना। और यही वजह है कि भारत की कुछ और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां एंटी आर्मर लॉइटरिंग म्यूनिशन पर काम कर रही है, जो कि इस इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल को और ज्यादा आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरीके की क्षमताएं देगा। यानी कि आत्मघाती ड्रोन से लैस होने के बाद BMP-2 वाहन आधुनिक युद्ध क्षेत्र में न केवल सर्वाइव करेगा, बल्कि उसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। हालांकि BMP-2 को अपग्रेड करना एक अलग बात है, जो कि अभी समय की मांग है, लेकिन भारत अपने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल पर भी काम करना शुरू कर चुका है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, DRDO और रॉल्स रॉयस की मीटिंग अभी हाल ही में हुई है इंजन निर्माण को लेकर, जिसके तहत रॉल्स रॉयस ने अपने EJ200 नेक्स्ट जनरेशन इंजन के डेरिवेटिव को बनाने की बात कही है, जो कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन होगा। साथ ही इसमें 20% का पोटेंशियल ग्रोथ भी होगा, जिसके तहत भारत भविष्य के प्रोग्राम में इनका इस्तेमाल कर सकेगा। खास करके ये जो अपग्रेडेड डेरिवेटिव इंजन होगा, इसको 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास तक ले जाया जाएगा भविष्य में, जो कि भारत के 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी रॉल्स रॉयस भारत को पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने को भी तैयार है, ताकि भारत इस इंजन को दूसरे देशों को भी बेच सकेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है 220 एयर डिफेंस गन्स के लिए, जिनमें की 37,440 प्रोग्रामेबल एडवांस एम्यूनिशन और 1 लाख स्टैंडर्ड एम्यूनिशन भी होगा। इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अनुसार ये जो एयर डिफेंस गन होगी वो ताबड़तोड़ 200 राउंड्स पर मिनट के हिसाब से बौछार कर सकेंगी। साथ ही ये जो एयर डिफेंस गन है वो 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई और 4 किलोमीटर की रेंज के साथ होनी चाहिए। इनमें ऑटो एम्यूनिशन लोडिंग और हैंडलिंग सिस्टम भी होना चाहिए। इसके अलावा फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल इमेज साइट, टारगेट ट्रैकिंग क्षमता और फायर कंट्रोल कंप्यूटर विद सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, पिछले महीने रक्षा मंत्रालय ने मेक 2 कैटेगरी के तहत वाहन आधारित काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम के लिए मंजूरी दे दी थी। अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि भारत की जो प्राइवेट सेक्टर फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड है, उन्होंने अब इस पर अपना काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत भार्गवास्त्रा काउंटर स्वार्मिंग ड्रोन सिस्टम को 4x4 वाहन पर माउंट किया जाएगा और ये 5 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के स्वार्म ड्रोन्स को पहचान सकता है। और भार्गवास्त्रा में 2.5 किलोमीटर रेंज वाली माइक्रो मिसाइल भी लगी होंगी, जो कि स्वार्म ड्रोन अटैक के खिलाफ एक मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन बनाएंगी। हर वाहन 64 माइक्रो मिसाइल ले जाएगा, जो कि 8x8 सेट के साथ होंगे और ये मल्टीपल लॉन्चेस करेगा। साथ ही ये 360 डिग्री कवरेज करते हुए वर्टिकल लॉन्च भी करेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत फोर्स को लेकर आ रही है। भारत फोर्स ने कहा कि उन्होंने 16 कल्याणी M4 क्विक रिएक्शन आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को भारतीय सेना और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग को सौंपे हैं, जो कि उन्हें हाई लेवल प्रोटेक्शन देगा, खास करके हाई काइनेटिक एनर्जी थ्रेट्स के खिलाफ, जिसमें कि माइंस और ग्रेनेड्स भी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, डायनामेटिक्स टेक्नोलॉजी ने अपना काम प्रदर्शित किया है Su-30 एयरक्राफ्ट को लेकर, जो बताता है कि भारत Su-30 के जो सभी प्रमुख कंट्रोल सरफेस हैं उन्हें स्वदेशी रूप से तैयार करेगा और इसे लगातार अवधि में HAL को भी दिया जाता रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायनामेटिक टेक्नोलॉजी ने FOC स्टैंडर्ड तेजस फाइटर जेट का जो फ्रंट फ्यूजलाज है उसकी भी डिलीवरी की थी और ये कंपनी HAL के साथ आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी हिस्सा लेगी। दरअसल दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के लिए 11 लाख कॉम्पैक्ट डिजिटल प्रिंटेड वर्दी तैयार करने का ऑर्डर इस बार किसी प्राइवेट फर्म के हाथों में जा सकता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत संचालित होने वाले 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को पिछले साल 7 निगमों में विभाजित कर दिया गया था।
अब इन कारखानों से धीरे धीरे सप्लाई के ऑर्डर छीने जा रहे हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि कहीं ये साजिश तो नहीं की जा रही। TCL के अंतर्गत 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कॉम्पैक्ट डिजिटल वर्दी बनाने में सक्षम है, लेकिन इन्हें सीधा ऑर्डर नहीं किया गया, बल्कि चहेती कंपनी को फायदा पहुंचाने और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नुकसान की ओर ले जाने के लिए सेना के इस सामान का खुली मार्केट में टेंडर जारी किया है। कहा जा रहा है कि TCL के तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां विशेष रूप से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अवाडी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हजरतपुर टैक्टिकल लड़ाकू सेना की वर्दी के निर्माण में एक्सपर्ट है। इन फैक्ट्रियों ने पिछले 1 दशक से अधिक समय के दौरान भारतीय सेना को लगभग 1 करोड़ कॉम्बैक्ट आर्मी यूनिफॉर्म सेट की आपूर्ति की है। हालांकि दोस्तों ये खबर जो सामने आ रही है उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि भारत सरकार तेजी से काम को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अगर समय पर अपना काम कर रहे होते तो शायद इनको 7 निगमों में बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का एक समृद्ध इतिहास रहा है, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने जो समय समय पर हड़तालें भी की हैं उससे देश काफी पीछे भी गया है। तो चीजें बिल्कुल साफ है कि तेजी से काम हो, भारतीय सेना के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना से आ रही है। दरअसल भारतीय सेना के असॉल्ट डॉग जूम ने अनंतनाग में 2 आतंकियों को पकड़वाने के लिए अपनी जान की चिंता नहीं की। 2 गोलियां लगने के बावजूद उसने आतंकियों को भागने नहीं दिया। दोनों आतंकी पकड़े गए। अब जूम का इलाज चल रहा है और वो गंभीर रूप से घायल हो रखा है। असल में दोस्तों जूम जैसे डॉग्स की ट्रेनिंग भारतीय सेना के कई सेंटर्स में होती है, लेकिन इनका मुख्य सेंटर मेरठ में है। ट्रेनिंग के बाद डॉग्स और उनके हैंडलर को अलग अलग जगहों पर ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। जंग का मैदान हो या फिर आतंकी घुसपैठ, बम डिफ्यूज करना हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, हर जगह ये बहादुर जीव खुद को प्रमाणित करते हैं कि लड़ाई करना तो जानते ही हैं, साथ ही बचाव कार्य में भी मदद करते हैं। मिलिट्री के डॉग्स की किसी भी सैनिक की तरह कठिन ट्रेनिंग होती है। आपको बता दें कि इनकी ट्रेनिंग रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स को शौर्य चक्र मिल चुका है। सेना के पास 1000 प्रशिक्षित कुत्ते हैं जिन्हें कोई ना कोई रैंक हासिल है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि चाइना से आ रही है। दरअसल दोस्तों ब्रिटिश जासूसों ने चेतावनी दी है कि चाइना अंतरिक्ष में कब्जा करने के लिए स्टार वार्स फिल्म की तरह हथियारों का निर्माण कर रहा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी GCHQ ने कहा है कि कई लोगों का मानना है कि चीन युद्ध की स्थिति में ब्रिटिश और पश्चिमी देशों की सैटेलाइट्स को तबाह करने वाले शक्तिशाली हथियारों को तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब ब्रिटेन को चीन की वैश्विक तकनीकी प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कार्रवाई की जरूरत है। चीन के बायडू सैटेलाइट के नेटवर्क का उपयोग किसी को भी कहीं भी ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कई लोगों का मानना है कि चीन एक शक्तिशाली एंटी सैटेलाइट क्षमता का निर्माण कर रहा है, जिसका लक्ष्य युद्ध की स्थिति में अन्य देशों को अंतरिक्ष तक पहुंचने में रोकना है। साथ ही रूस और चीन दोनों देशों के पास एंटी सैटेलाइट हथियार हैं, लेकिन चाइना लेजर सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसके जरिए संचार, निगरानी और GPS सैटेलाइट को बर्बाद किया जा सकता है। अगर सैटेलाइट नष्ट हो गए तो मिसाइल टारगेट का पता नहीं लगा सकेगी। उन्होंने कहा कि रूस ही नहीं बल्कि चीन अब एक मुख्य खतरा बन चुका है, क्योंकि चीन का प्रभाव नई तकनीकों जैसे कि डिजिटल करेंसी में पड़ रहा है। चीन इनका इस्तेमाल अपनी आबादी, पड़ोसियों और देनदारियों पर नियंत्रण करने के लिए कर सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दरअसल रशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के अवैध कब्जे की निंदा करने के लिए लाए गए मसौदा प्रस्ताव पर गुप्त मतदान कराने की मांग की है। हालांकि भारत ने रूस को झटका देते हुए उसकी इस मांग को खारिज करने के लिए मतदान किया है। भारत सहित 100 से अधिक देशों ने सार्वजनिक वोटिंग का समर्थन किया। 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में अल्बानिया के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसको लेकर वोटिंग हुई। अल्बानिया का ये मसौदा डोनेस्टिक, खेरसोन, लुहांस्क और जापोरिजिया क्षेत्रों पर रूस के अवैध कब्जे और जनमत संग्रह की निंदा करेगा। दरअसल दोस्तों भारत ने पिछले महीने रूस यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया था, जिसे अमेरिका और अल्बानिया ने मॉस्को के अवैध जनमत संग्रह की निंदा करने के लिए पेश किया था। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप जल्द ही अंतरिक्ष उपग्रहों के साथ साथ उपग्रह नक्षत्रों को भी लॉन्च करेंगे और अपने रॉकेट का परीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि 2020 में ही निजी उद्योगों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को अनलॉक करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का क्रांतिकारी और आउट ऑफ द बॉक्स निर्णय था, जिसकी वजह से अब अंतरिक्ष का इकोसिस्टम बदल रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष सुधारों ने स्टार्टअप की अभिनव क्षमता को उजागर किया है और कम समय के भीतर हमारे पास अंतरिक्ष मलबे प्रबंधन, नैनो सैटेलाइट्स, लॉन्च वाहन, ग्राउंड सिस्टम और अनुसंधान के अत्याधुनिक क्षेत्रों में काम करने वाले 102 स्टार्टअप्स हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।